नमस्कार। पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है। एनसीईआरटी में हमने जो है एक बुक ख़त्म कर ली है और इस बुक का वेटेज बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए मैंने इतने बिजी शेड्यूल में भी एमपी वर्ग 1 के पहले ये बुक पूरी देने की कोशिश की और हमने दे दी। ये आज लास्ट चैप्टर है इस बुक का और इसके बाद से एनसीईआरटी सीरीज़ फ़िलहाल हम ये अगस्त 2 तक बंद करेंगे, क्योंकि ये एमपी वर्ग 1 का पेपर है तो ये बुक इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए इसको दिया। अब इसके बाद हम पूरा फोकस जो है प्रैक्टिस पर और उनके पूरे टॉपिक कवर करने पे करेंगे। 2 अगस्त के बाद ये सीरीज़ हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे और फिर हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनके लिए। फ़िलहाल अभी ये आज का ये लास्ट चैप्टर है, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और यहीं से आज एनसीईआरटी सीरीज़ कुछ दिनों के लिए 10-12 दिनों के लिए बंद हो जाएगी और पूरा फोकस जो है हमारा प्रैक्टिस पर होगा, मैराथन पर होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें एक एक दिन में पूरा जो है टॉपिक कवर करना पड़ता है और एनालिसिस करके जो है हम क्वेश्चन देते हैं, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी एनसीईआरटी के लिए, तो इसके लिए कुछ दिन के लिए इसको छोड़ के हम वहाँ पे फोकस करेंगे। आज वैश्वीकरण देखेंगे हम और कल का एक टॉपिक जो हमने बताया था उसमें से जो एक चीज़ रह गई थी, पर्यावरण से संबंधित हमने कल चैप्टर लिया था, तो उसमें क्या था कि जो ये निर्जन प्रांत के रूप में जो यहाँ हमारे भारत के वन हैं उनको पावन वन प्रांतर ऐसे बोलते हैं। बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। अलग अलग पूजाएं होती हैं, पेड़ पौधों की, ये सब होता रहता है। भारत में विद्यमान जो पावन वन प्रांतर है, ये देखिए टर्म है, इस चलन के सुंदर उदाहरण हैं। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है और इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहते हैं। और इन जो वन प्रांतर हैं, इनके जो देश व्यापी फैलाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि देश भर की भाषाओं में इनके लिए अलग अलग शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। इन देव स्थानों को राजस्थान में वानी, केकड़ी, ओरान कहते हैं। झारखंड में जहेरा, थान और सरना बोलते हैं। मेघालय में लिंगदोह बोलते, केरल में काव बोलते हैं, उत्तराखंड में थान या देवभूमि बोलते हैं। तो और महाराष्ट्र में देव रहतिस, ऐसे नाम जो हैं अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग भाषाओं में इन जो वन प्रांतर हैं इनके लिए हैं। पर्यावरण संरक्षण में जुड़े साहित्य में देव स्थान के महत्व को अब स्वीकार किया जा रहा है, यानी कि जो ये पर्यावरण बचाने के लिए, वन की रक्षा के लिए, तो इन शब्दों को स्वीकार किया जा रहा है, यानी कि इन संस्कृतियों को स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि इनकी वजह से जो है वनों की सुरक्षा होती है और जो जैविक विभिन्नता होती है वो भी बनी रहती है उसके अंदर। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पावन वन प्रांतर, आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। और जो हमारे ये देव स्थान हैं, तो इनके प्रबंधन में समस्या तब आती है, हालांकि इनकी जो व्यवहारिकता को, इनकी जो है महत्व को स्वीकारा जा रहा है आज के समय में, लेकिन कठिनाई आती है प्रबंधन में इनके, जब कानूनी स्वामित्व राज्य के पास होता है, यानी कि किसी के पास जो है कानूनी स्वामित्व होता है और किसी के पास व्यवहारिक नियंत्रण होता है। तो कानूनी जो स्वामित्व है वो राज्य के पास होता है, व्यवहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में होता है और इन दोनों की नीतिगत मानक अलग अलग हैं। देव स्थान के उपयोग के उद्देश्यों में भी इनके बीच कोई मेल नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है, वैसे तो देव स्थान, वन प्रांतर, इनका जो है बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इनकी वजह से जो है वनों की रक्षा हो रही है और ये इसमें संस्कृति और इनका जो है निष्ठा, इनका कुछ विश्वास जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, इनके पीछे जो है कुछ भी जुड़ा हो, लेकिन हमें जो महत्व मिल रहा है इनसे। और अगला टॉपिक आपके पास रहेगा, क्या वन निर्जन होते हैं? तो ये है कि क्या वन निर्जन होते हैं? जो दक्षिणी देशों में है वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलन से एक खास अर्थ में भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि जो दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं होते, यानी कि माना जाता है कि वनों में भी जो है लोग रहते हैं, वनों में भी लोग रहते हैं, ऐसा जो दक्षिण देशों के वन हैं आंदोलन है उनका मानना। जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों में
क्या मानते हैं कि जन विहीन वन, वन जो है जन विहीन है, यानी कि यहाँ लोग नहीं रहते हैं और जो है ये लोगों से विहीन होते हैं। तो इन देशों में जो उत्तरी गोलार्ध हैं, इन देशों में क्या है, निर्जन प्रांत के रूप में वनों को देखा जाता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जो है इनका ये मानना है कि जो है ये लोग वनों में रहते हैं, यानी कि इनको निर्जन प्रांत नहीं माना जाता है। वनों के विभाजन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया और स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड में हावी है और अधिकांश यूरोपीय देश के विपरीत इन इलाकों यानी कि अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज़्यादा है। इसका यह मतलब नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन का अभियान एकदम नदारद है। तो फिलीपींस में हरित संगठन यानी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई है। तो जो हरित संगठन है फिलीपींस में, हरित संगठन ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षी, जो शिकारी पक्षी होते हैं उनको विलुप्त होने से बचाने की मुहिम चलाई है। और भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है, क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने के कगार पर है। और हाथियों के लिए भी जो है काफ़ी जो है प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि हाथियों के दांतों के लिए उनसे जो उनके हथियार बनते हैं और उनका जो हाथियों का मर्डर हो यानी कि मारा जा रहा था, उनकी हत्या हो रही थी, इन सब चीज़ों पर जो है अंकुश लगाया गया, यानी कि प्रावधान, कानून, नियम लाए गए हैं। आगे पता है कि जो ये WWF है, ये क्या है, ये है जो है अनेक अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जिसको WWF जैसे संगठनों ने की है, ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई है। तो जो ये जीव जंतु हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं, तो इनके बचाने के लिए जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, तो ये जो है मिला है इन लोगों को, और स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी मदद की है। तो ये दो जो सब्जेक्ट थे पर्यावरण से टॉपिक, कल का जो क्लास ली थी उसमें से ये छूट रहे थे, तो आज ये हमने इंक्लूड कर दिए हैं। आगे हम देखेंगे अपना वैश्वीकरण, एक नया चैप्टर है और इसके बारे में हम जानेंगे। इसके हमने नोट्स बना दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा था, तो मैंने नोट्स बना दिए हैं और नोट्स से ही आप पढ़ेंगे इनको। और फिर लास्ट में कुछ फैक्ट और रख दिए हैं। तो वैश्वीकरण की बुनियादी अवधारणा क्या है? अगर हम माने कि वैश्वीकरण जो है क्या, तो वैश्वीकरण क्या है कि प्रवाह जैसी पूंजी वस्तुओं, जैसे वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, प्रवाह होता है। प्रवाह जो है इसका मतलब होता है, वैश्वीकरण का मतलब कह लीजिए, अर्थ कह लीजिए, एक बेसिक बुनियादी अवधारणा कह लीजिए प्रवाह। तो प्रवाह किसी भी चीज़ का हो सकता है, एक ही, जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ का हो। तो उदाहरण के लिए जैसे पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, जनता का प्रवाह। जनता एक देश से दूसरे देश, वैश्वीकरण में क्या हो रहा है, जनता सभी देशों में जा रही है काम के लिए, पढ़ने के लिए, और मतलब किसी भी वजह से बहुत सारे रीजन होते हैं, जा रही है, अपना व्यवसाय जो भी है। तो और विचारों का भी प्रवाह होता है, संस्कृति का प्रवाह होता है, और वेशभूषा, खान पान, ये सब संस्कृत में ही आ जाता है, इन सब का प्रवाह होता है। तो प्रवाह मतलब जो है सारी चीज़ों का प्रवाह। वैश्वीकरण जब होता है तो सभी चीज़ों का प्रवाह, यानी कि आदान प्रदान एक दूसरे यहाँ वहाँ प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये इसका मतलब निकल रहा है वैश्वीकरण का। अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो पूंजी, वस्तुओं, जनता और विचारों का प्रवाह। आगे देखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण जो है अनेक हैं, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण अनेक हैं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपरिहार्य कारण में से एक है या अपरिहार्य कारण साबित हुआ है। तो इसके वैश्वीकरण के अनेक कारण हैं, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मान सकते हैं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप ने इनके जो नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच एक संचार की क्रांति कर दिखाई है। तो जैसे कि जब शुरू में ये छपाई आया था, छपाई जिसको मुद्रण बोलते हैं, इस तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जो है जगाई थी, सबने राष्ट्रवाद की आधारशिला जो है रखी थी छपाई ने, प्रिंटिंग ने, जिसको आप बोल सकते हैं। अगला है प्रौद्योगिकी का सोचने के तरीके पर असर पड़ेगा। जैसे कि छपाई का तकनीक
छपाई की तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। ऐसे इसी तरह यहाँ ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का ये जो विस्तार हो रहा है, इससे सोचने के तरीके पर असर पड़ा है और आगे और पड़ेगा। तो ये जो है, जब भी कोई तकनीक आती है, जब भी कुछ आता है, तो उससे कहीं न कहीं जो है क्या है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कुछ जो है बदलाव देखने को, चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो है ये वैश्वीकरण है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब सकारात्मक ही हो। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण सकारात्मक और नकारात्मक, इसके प्रभाव दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सकारात्मक ही हो। सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि नकारात्मक प्रभाव जो है, ज़्यादातर यही मानने वाले हैं कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये एक बात की बात है, आलोचना की, उस समीक्षा करने की, वो बात की बातें हैं। आगे हम देखेंगे वैश्वीकरण के कारण सरकार की क्षमता, यानी सरकार को जो करना है उसे करने, यहाँ पर करने होगा, तो देख लेते हैं। करने, ठीक है, तो करने की ताकत में कमी आई है। तो सरकार यानी कि जो पहले करती थी, एक लोक कल्याणकारी सरकार थी, और उसका जो है काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता था कार्य के दायरों का, अधिकारों का। तो अभी उसकी जो है यानी कि क्षेत्र में कमी आई है। वो क्या है? सिर्फ कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित हुआ है। तो ये एक देखने वाली बात है कि जो इस वैश्वीकरण के चलते क्या हुआ कि जो एक राज्य है उसके कार्य क्षेत्र में कमी आई है, यानी कि वो थोड़ा सा सीमित हुआ है, सिर्फ कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा तक ये सीमित हुआ है। यानी कि अगर हम एक उसमें बात करें कि लोक कल्याणकारी राज्य जो पहले हुआ करता था, तो वैश्वीकरण के कारण अहस्तक्षेपवादी राज्य बन चुका है। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य जो है, ये वैश्वीकरण की वजह से, वैश्वीकरण क्या करता है? अहस्तक्षेपवादी राज्य की डिमांड करता है, मांग करता है, यानी कि ये चाहता है कि राज्य जो है कम से कम, क्योंकि इसने जो है काफ़ी सारे कामों में अपना जो है प्रभुत्व जमा लिया है, और राज्य से ये उम्मीद करता है, मांग करता है, एक प्रकार से ये जो है इसका संकेत जाता है कि राज्य जो है अहस्तक्षेपवादी बन जाए और कानून, अपने जो आंतरिक कानून है, नागरिकों की सुरक्षा है, वहाँ तक सीमित रहे। बाकी जो है वैश्वीकरण ने बहुत सारी चीज़ों में अपना जो है पैर फैला लिए हैं। तो ये हो गया हस्तक्षेपवादी राज्य। ये एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है। हस्तक्षेपवादी राज्य की मांग कौन करता है? वैश्वीकरण करता है। आगे देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब तो बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का, एक सेकेंड, अब तो बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारण है। तो पहले क्या था? ये जो बाजार है, ये आर्थिक, सामाजिक, ये जो प्राथमिकताएं हैं, इनका प्रमुख निर्धारक कौन बन गया है? बाजार बन गया, यानी कि मार्केट बन गया है। वैश्वीकरण होने से सभी देशों की बाजार जो है खुल गए हैं एक दूसरे के लिए, निवेश करने के लिए, आयात निर्यात के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए खुल गए हैं। यानी कि खुलेपन के इस दौर में वैश्वीकरण के होने से खुलेपन की नीति जो है, नीतियाँ सब देशों ने अपना ली, ज़्यादातर देशों ने अपनाई हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की जगह, पहले जो लोक कल्याणकारी राज्य हुआ करते थे, तो उनकी जगह अब तो जो है बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पहले क्या, जो लोक कल्याणकारी राज्य होते थे, ये आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारक होता था। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य जो होते थे, तो राज्य के जो संसाधन होते थे उन पर इनका नियंत्रण होता था, और ये सारी नीतियाँ ऐसे बनाते थे कि गरीबों को ध्यान में रख कर के इनकी नीतियाँ बनती थी कि गरीबों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो जो है
पूरी होती रहें, कोई भी गरीब भूखा ना सोए, और मतलब उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो जो है पूरा करता था। लेकिन आज के दौर में लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब तो बाजार ही निर्धारक है। किन बातों का? जो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारक बन गया है। और जो लोक कल्याणकारी राज्य है अब वो जो है सीमित हो गया, लोक कल्याणकारी ना होकर के सीमित राज्य बन गया है, जो कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा तक अपने आप को सीमित रखा है। यानी कि इसने कई कामों से अपने हाथ खींच लिए हैं। वैश्वीकरण के हो जाने से राज्य ने क्या किया है कि कई जो है क्षेत्रों से, कार्यों से, अपनी जिम्मेदारियों से इसने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बाज़ार का रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका रोल ज़्यादा रह नहीं गया। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसको मतलब इस मायने में तो कमज़ोर किया है कि उसके कार्य क्षेत्र कम हो गए हैं और पहले जैसा वो नहीं रह गया है, लेकिन जो है प्रौद्योगिकी के आने से सूचनाओं का जो है अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो तकनीक है उनका अच्छे से इस्तेमाल करके अपने नागरिकों की ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं और उनको जो है ज़्यादा जो भी कार्य कर रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। तो इस मामले में राज्य को भी जो है ताकत मिली है जो प्रौद्योगिकी से, यानी कि वैश्वीकरण से। लेकिन एक अदर मामले में देखें कि उसके कार्य क्षेत्र जो है संकुचित हुए हैं, तो उसमें जो है इसकी ताकत को, राज्य की ताकत को वैश्वीकरण ने कम किया है। तो राज्य की ताकत को एक तरफ तो कम कर रहा है, यानी कि उसके कार्य क्षेत्र इन सब चीज़ों को संकुचित करके कम किया है, लेकिन जो प्रौद्योगिकी की वजह से जो है उसने जो भी उसके कार्य हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो यहाँ पर उसको ताकत दी है। तो इस यहाँ पर देखिए एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है राज्य पर, एक नकारात्मक पड़ रहा है। तो सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सेंटेंस आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप सही वहाँ पर निकाल पाएंगे। तो ये मत सोचिए कि स्टोरी सुना रहे हैं तो स्टोरी में ही आपके आंसर छुपे हुए रहेंगे। आगे देखेंगे सामाजिक न्याय के पक्षधर सामाजिक सुरक्षा कवच की बात की है। यानी कि जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं वो क्या कहते हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा कवच है इसकी बात की है। ये सामाजिक सुरक्षा कवच है क्या? कि सामाजिक सुरक्षा कवच वो चीज़ है, सामाजिक सुरक्षा कवच है कि जो है कुछ लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं वो कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच जो है तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं मतलब गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। वैश्वीकरण का ये जो है दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? सबसे ज़्यादा पड़ता है कि गरीबों पर पड़ता है इनका दुष्प्रभाव। तो वो कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए, जिससे कि इन दुष्प्रभावों का प्रभाव जो है गरीब हैं उन पे जो है कम हो। इस तरह से ये बोलते हैं जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और जो ये सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, यानी कि जो सामाजिक न्याय से सरोकार रखते हैं, इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फ़ायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। यानी कि जो गरीब तबका है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा, ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं इन पर सरकार पर आश्रित रहते हैं। तो वैश्वीकरण के होने से और सरकार की जो है कर्तव्य कम होने से सरकार इन सब चीज़ों से अपना हाथ खींच लेगी, तो जो ये गरीब लोग हैं ये बदहाल हो जाएंगे। तो इनके लिए क्या है, सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए, ताकि इन गरीबों पर वैश्वीकरण का जो है असर कम हो। यानी कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है कि ठीक है, मतलब एक राज्य को इतना तो लोक कल्याण करना ही पड़ेगा कि जो गरीब हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा वैश्वीकरण के इस दौर में भी, ऐसा ये मानते हैं। इनका मतलब ये दलील है। और कुछ लोग जो दुनिया के अनेक आंदोलन हुए हैं, इनकी मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा, मतलब सिर्फ यही उपाय पर्याप्त नहीं है। और इन्होंने जो है बलपूर्वक जो वैश्वीकरण किया जा रहा है तो इसको रोकने की आवाज़ लगाई है, जो कहते हैं कि बलपूर्वक वैश्वीकरण। आगे देखो ये है, आगे जो ये सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं वो इसको भी पर्याप्त नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई
इससे जो है ऊपर जाके कह रहे हैं कि बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की इन्होंने आवाज़ उठाई है। और ये कहते हैं कि ये जो इसमें गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। और कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। तो विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है किसको? जो वैश्वीकरण है इसको, वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। यानी कि ये जो है एक प्रकार से पुनः उपनिवेशीकरण है, क्योंकि जो है गरीब देश हैं उनकी आर्थिक निर्भरता ये इन पर, जो शक्तिशाली देश हैं इन पे बढ़ जाती है। और बाज़ार के खुलने से ये सब जो है क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। तो ये गरीब देशों के लिए ये अच्छा नहीं है। इनके जो है शोषण है, इनका शोषण होता है, मतलब इनके जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो भी सब उनका दोहन किया जाता है। तो ये बलपूर्वक वैश्वीकरण को ये कहते हैं कि इसको भी रोका जाए। आगे देखेंगे हम, ये सब मेन पॉइंट है। इतना आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर में और कुछ बचेगा नहीं। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से आएगा। एक तो पूछेगा कि वैश्वीकरण में राज्य कैसे हो रहे हैं। तो राज्य जो है हस्तक्षेपवादी बने, मतलब डिमांड हो रही है। राज्य जो है मतलब अपना बहुत सारे कार्यों से हाथ खींच रहे हैं, ऐसी बातें आएंगी। और जो है आर्थिक और सामाजिक इसका निर्धारक कौन है? तो इसका निर्धारक जो है अब बाज़ार बन गया है। राज्य कहाँ तक सीमित हो रहा है? राज्य सिर्फ कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित हो रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे काफ़ी। आगे देखेंगे, अधिक वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं इससे समृद्धि बढ़ती है। ये जो है समृद्धि बढ़ने की बात करते हैं और कहते हैं खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है और व्यापार की बढ़ती से जो है हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। तो ये जो है वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं इनका मानना है। और वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आती, यानी कि सिर्फ जो है यानी कि आर्थिक और जो विचारों का है इसमें ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जो सांस्कृतिक समरूपता होती ये भी आती है। यानी कि जो संस्कृति होती है इस पर भी प्रभाव पड़ता है, किसका? वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है। वैश्वीकरण के परिणाम जो है सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों तक ही सीमित नहीं रहते हैं। और ये जो है सांस्कृतिक, यानी कि आपके खाना पीना, विचार, सोचने का तरीका, पहनना ओढ़ना, इन सब चीज़ों पर पड़ते हैं। और इसी को कहते हैं सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव इसी को बोलते हैं। और वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आती है, अर्थात विश्व की संस्कृति के नाम पर जो है शेष विश्व पर पाश्चात्य संस्कृति लादी जा रही है या जाति कह लेते हैं, लादी जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं संस्कृत जो जैसे क्या है, जो संस्कृत लादी जा रही है तो ये क्या है? पाश्चात्य संस्कृत है। और जो बाकी देश हैं विश्व के, उन पर ये संस्कृत एक प्रकार से लादी जा रही है। कहते हैं कि ये संस्कृत जो है विश्व संस्कृत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई नई संस्कृत का जन्म हो रहा है। यहाँ पर ये संस्कृत जो है क्या है? किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र की संस्कृत है, जो कि विश्व के अन्य क्षेत्रों पर एक प्रकार से इसको थोपा जा रहा है, इसको अच्छा बता करके, या इसको जो है कई तरीक़ों से इसका जो है फैलाव करके। तो जो गरीब देश हैं और जो कम प्रभुत्व वाले देश हैं उन पे क्या है? उन पे इनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। जैसे कि जीन्स पहनना, आज के जो कितने भी देशों में देख ले, जो आज की युवा पीढ़ी है ये जीन्स पहन रही है, जबकि पहले वहाँ पहनावा कुछ और था। और ये जो है पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाना, ये सब क्या है? पहले उन देशों में ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी गई हैं। तो ये क्या हुआ कि ये, और इनका मानना है कि जो है ये संस्कृत अच्छी है, तो ये एक विश्व संस्कृत, यानी कि जो पूरे विश्व की संस्कृत होगी तो वो है ये संस्कृत। लेकिन ये कहने का तरीका गलत है। विश्व संस्कृत तो वो होगी जब कोई एक नई संस्कृत उभर करके आए और सारा विश्व उसको अपनाए। ये तो किसी एक क्षेत्र की संस्कृत है जो कि अन्य क्षेत्रों पर हावी हो रही है।
तो इसको जो है क्या सांस्कृतिक प्रभाव बोला जाता है। ये सांस्कृतिक प्रभाव है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, विश्व के अन्य क्षेत्रों पर हावी हो रही है। वैश्वीकरण से क्या होता है कि सांस्कृतिक समरूपता भी आती है, अर्थात विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पाश्चात्य संस्कृति ला दी जाती है। तो सांस्कृतिक समरूपता आती है, वो इस तरह से आती है कि एक ही क्षेत्र की संस्कृति अन्य क्षेत्र उसको अपनाने लगते हैं। किसी भी मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, उसके प्रभाव में आना या उस संस्कृति को इतना जो है बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, जो भी चक्कर हो, तो वो सांस्कृतिक समरूपता आने लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मैकडोनाल्डीकरण, ये क्या है? तो जो ये सांस्कृतिक समरूपता की बात करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मैकडोनाल्डीकरण का समर्थन करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि जो ताकतवर समाज हैं वो अपनी छाप अन्य जो है समाज पर छोड़ते हैं और संसार वैसा ही देखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहते हैं। तो ये ताकतवर की बात नहीं है, ये जो है सभी की पूरे विश्व की बात है। जो ये तर्क देते हैं, इस तरह के तर्क जो देते हैं, वो अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण का क्या करते हैं, इशारा करते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो मैकडोनाल्डीकरण है, ये क्या कह रहा है, सिर्फ गरीब देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों की जो उनकी समृद्ध संस्कृति है, उस धरोहर को धीरे धीरे खत्म कर रही है, यानी कि खात्मे की ओर ले जाएगी, खत्म कर देगी। और जो है ये समूची मानवता के लिए जो क्या है, खतरनाक है, क्योंकि विश्व की अन्य संस्कृतियां जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी अगर एक संस्कृति को इतना ज़्यादा जो है लादी जाएगी या बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा, मैकडोनाल्डीकरण उसका किया जाएगा। तो ये सारी बातें इसके संस्कृति की बातों के अंतर्गत आएंगी। यानी कि अगर एक क्षेत्र जो कम प्रभुत्वशाली क्षेत्र हैं वो अमेरिकी ढर्रे पर रंग जाएंगे, अमेरिकी ढर्रे को अपना लेंगे, तो उनकी अपनी संस्कृतियाँ समाप्त हो जाएंगी और वो पाश्चात्य संस्कृति जो है को अपना लेंगे और समरूपता आने लग जाएगी। पूरे विश्व में जो है संस्कृति की समरूपता आएगी और ये कोई नई संस्कृति ना हो करके क्या होगी, पाश्चात्य संस्कृति होगी। तो ये इसका जो है अगर हम समराइज करें तो ये निकलेगा इसका मतलब। और क्या होता है, जैसे जीन्स पहनना, ये पिज्ज़ा बर्गर खाना, ये सब पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन क्या होता है कि संस्कृत हमेशा जो है क्या करती है कि एक ही तरफ इसका प्रभाव नहीं होता है। संस्कृत का जो प्रभाव होता है द्विपक्षी भी होता है, यानी कि हर तरफ से होता है। तो वैभिन्नीकरण, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, जो जीन्स है तो जीन्स तो पाश्चात्य का है, लेकिन खादी कुर्ता कहाँ है, भारत का है। ये इस तरफ के जो हमारे देश हैं उनका है। तो जब ये जीन्स के साथ खादी कुर्ता लोग पहनते हैं तो क्या हुआ कि एक अलग संस्कृति निकल के आते हैं, यानी कि दो संस्कृति वहाँ पे मिक्स हो रही हैं। तो ये भारत में भी देखा जाता है कि जीन्स के साथ, जीन्स के ऊपर खादी कुर्ता पहन के लोग बड़े शान से घूमते हैं। और अब जो है अमेरिका के लोगों को भी देखा जा सकता है, यानी कि वो हमें जीन्स दे रहे हैं, हम उनको खादी कुर्ता दे रहे हैं, हम उनकी जीन्स पहन रहे हैं, वो हमारा खादी कुर्ता पहन रहे हैं। रेशियो अप डाउन हो सकता है, लेकिन संस्कृत का प्रभाव पड़ रहा है, उनका हम पे पड़ा और हमारा उन पे पड़ा, यानी कि दोनों पक्ष होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई संस्कृत बिल्कुल एकदम से लाद दी जाती है और उसका पूरा प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर होता है संस्कृत का प्रभाव जो है हर तरफ से पड़ता है। तो जैसे कि एक ये जीन्स और खादी कुर्ता का आप यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। आगे है, आज़ादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था की बात यहाँ पर हो रही है कि आज़ादी के बाद क्या किया था, भारत ने जो है संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी कि इनको लगता था कि जो है जब ब्रिटिश उसमें हमारा भारत था, ब्रिटिश के रूल्स में, तो ये यहाँ से कच्चा माल जो है जाता था और वहाँ से सारा बना बनाया माल बन करके यहाँ हमारे बाज़ारों में आता था और बिकता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसने ये सोचा कि ठीक है, अब हम जो है कुछ कच्चे माल का निर्यातक मतलब देश जो पहले था, तो हम वो करेंगे कि नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन हम आयात नहीं करेंगे, हम अपना सामान जो है अपने बाज़ार में खुद बनाएंगे। इससे जो है दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भर बनेंगे और
ये फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी। तो दूसरे देश जो है क्या करेंगे कि वहाँ से हम कोई चीज़ मंगाएंगे नहीं, यानी कि कोई चीज़ वो लोग निर्यात नहीं कर पाएंगे, यानी बना बनाया माल जो है हमारे यहाँ वो निर्यात नहीं करेंगे। ये फैसला किया गया। तो और इससे क्या होगा कि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीखेंगे। इसे संरक्षणवाद के कहा गया। लेकिन इस संरक्षणवाद में कुछ दिक्कतें आ गई। जैसे कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, आवास, प्राथमिक शिक्षा, उन पर ध्यान नहीं दिया गया जितने के वे हकदार थे, और भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। फिर क्या होता है, तो ये संरक्षणवाद की बातें हो गई। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसको देख लीजिए, बस हो गया। संरक्षणवाद ये है कि हम बाहर के देश जो है हमारे यहाँ कुछ निर्यात नहीं कर पाएंगे। हम अपनी चीज़ों को अपने मार्केट में बनाएंगे और हमारे जो उत्पादक हैं उनको संरक्षण देंगे, यानी कि बाहर की कंपनियों से, बाहर की वस्तुओं से उनका कंपटीशन नहीं करवाएंगे, उनको हम संरक्षण देंगे। तो ये संरक्षणवाद की नीति शुरुआत में भारत ने अपनाई थी। और लेकिन उससे क्या हुआ, कहीं पर तो प्रोग्रेस हुआ और कहीं जो है हम बाहर के कंपटीशन से पीछे रह गए और हम मतलब उस लेवल पे हम विकास नहीं कर पाए। तो इसके नुकसान भी हुए, फ़ायदे भी हुए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। 1991 में क्या हुआ कि वित्तीय संकट आन पड़ता है हमारे भारत पे, और इसके चलते आर्थिक सुधारों की योजना शुरू की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है 1991 में जो है नरसिम्हा राव की सरकार होती है और उन्होंने जो है बाज़ार को खोल देते हैं निर्यात के लिए कि दूसरे देश यहाँ पर निर्यात कर सकें, अपना जो है निवेश कर सकें, यानी कंपनियाँ वगैरह लगा सकें। तो यानी कि खुलेपन की नीति जो है, ओपन डोर पॉलिसी, इनको भी अपनाना पड़ा था वहाँ पर, क्योंकि ज़रूरत थी। उस समय आर्थिक संकट उभर रहा था हमारे देश में, तो वित्तीय संकट जो है उभर रहा था धीरे धीरे। इसके अंतर्गत क्या हुआ, जब ये सुधार योजना बनाई गई तो विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गईं। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल किए। यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो, यानी कि जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें सबका साझा हो, गरीब का भी साझा हो और अमीर का भी साझा हो, और सब कोई खुशहाल बने। तो ये सारी बातें जो हैं हुई वित्तीय संकट से संबंधित, संरक्षणवाद से संबंधित, यानी कि हमारे भारत से संबंधित। चलिए आगे देखेंगे हम जो वैश्वीकरण के आलोचक हैं ये कई तर्क देते हैं। इनके कई सारे तर्क हैं। जो वामपंथी हैं ये कहते हैं कि राजनीतिक रुझान रखने वाले, जो वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वाले हैं, इनका क्या तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज़्यादा धनी और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। ठीक है, और राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। तो इस तरह की व्यवस्था में वैश्वीकरण की व्यवस्था में क्या होता है कि जो राज्य कमज़ोर हो जाता है, यानी कि उसके जो है कार्य क्षेत्र कम हो जाते हैं, और ऐसे में गरीबों के जो हित की रक्षा राज्य करता था उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। और जो वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक हैं, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर के चिंतित हैं। कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। वामपंथी किस बात का तर्क देते हैं कि जो है राज्य की क्षमता में कमी आएगी तो वो जो गरीब हैं उनकी हित की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो दक्षिणपंथी हैं वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर के चिंतित हैं, जिसकी अभी हमने बात की। राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, इन सब की अभी हमने ऊपर बात की है। तो इन प्रभावों को लेकर के दक्षिणपंथी जो हैं चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है, यानी कि जो अभी हमने बात की कि राज्य के कार्य क्षेत्र जो है कम हो रहे हैं, राज्य हस्तक्षेपवादी बन रहा है, लोक कल्याणकारी से वो सीमित राज्य बन रहा है। तो उसको राजनीतिक, जो ये राजनीतिक है, तो राजनीतिक में क्या है, राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। वो चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो, यानी कि वो संरक्षणवाद का दौर कायम है कि जो हमारे अपने देश के उत्पादक हैं उनको संरक्षण दिया जाए। बाज़ार में जो प्रतियोगिता, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों का, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो
प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो संरक्षणवाद की बात हमने की थी। तो यानी कि उत्पादकों को थोड़ा संरक्षण दिया जाए और आर्थिक आत्मनिर्भरता ये जो है ये सब चीज़ें फिर कायम की जाएं। तो ये उन्होंने बात की इसमें कि राजनीतिक में क्या है कि राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है, आर्थिक में क्या है कि जो संरक्षणवाद होना चाहिए और आत्मनिर्भरता यानी कि अपने मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना करके और वहीं अपनी मार्केट में सर्कुलेट हो, मतलब बनाया भी जाए और ख़रीदा भी जाए। जब बाहर से सामान आते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो लोग भी जाकर के अच्छी सामान ही खरीदते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां की उनकी तकनीक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उनकी क्वालिटी भी जो है अच्छी होती है और प्राइसेस भी जो है उनकी लागत भी उस हिसाब से कम रहती है, तो प्राइसेस का भी बहुत वहाँ अंतर नहीं दिखता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों की चिंता कौन कर रहे हैं? जो दक्षिणपंथी हैं ये लोग कर रहे हैं। और सांस्कृतिक की हमने बात करी ली अभी अभी कि जो ये उनका खान पान और रहन सहन, इन सब चीज़ों का हम पे जो प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चिंता दक्षिणपंथियों को है। और वामपंथियों को गरीबों की चिंता है कि गरीबों के लिए सुरक्षा कवच तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। आगे है 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों के द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे। तो जो आर्थिक रूप से ताकतवर देश हैं तो उनके जो व्यापार के अनुचित तौर तरीके हैं, तो उनके विरोध में ये जो है प्रदर्शन हुए थे कि वे व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाते हैं। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों का समुचित महत्व नहीं दिया जाता है। जो विकासशील देश हैं इनको जो है महत्व नहीं दिया जाता है, थोड़ा महत्व दिया जाता है, समुचित महत्व मतलब इनके पूरे हितों की जो है कंसीडर नहीं किया जाता है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF, इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता होते हैं और पर्यावरणवादी और मजदूर, युवा, महिला, ये सभी जो है कार्यकर्ता क्या होते हैं? एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? ये नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। और जो ये वर्ल्ड सोशल फोरम है यानी कि WSF है, इसकी पहली बैठक कब होती है? 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में होती है। पोर्टो अल्गेरे में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और 2004 में इसकी चौथी बैठक कहाँ होती है? मुंबई में होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम, इसमें कौन कौन एकजुट होता है? पर्यावरणवादी, मानवाधिकार के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, मजदूर, युवा, ये सब जो है इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 1918 में फिर से हुई थी। तो कहाँ पर होती है? ब्राज़ील में, मार्च 1918 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी 3 बैठकें यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप 2001 में जो है ब्राज़ील में पोर्टो अल्गेरे में हुई इसकी बैठक, कौन सी बैठक? पहली बैठक। तो पहली बैठक 2001 ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। और 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई, यानी कि हर साल इसकी होती है। 2001 में पहली हुई तो 2004 में जो है इसकी चौथी बैठक हुई। और 2018 में अगेन ये ब्राज़ील में 2018 में इसकी बैठक होती है। तो ये तीनों में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी हैं। तो इंडियन सोशल फोरम, ये देख लीजिए, इंडियन सोशल फोरम यानी कि उसी तर्ज पर इंडिया में भी सोशल फोरम बनाया गया है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों में भी इस तरह की जो है बातें उठाई गई हैं। औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। किसमें? जो औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठन होते हैं, तो औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठन में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों, मसलन
नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने का प्रयास किए, इसका भी कड़ा विरोध हुआ है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं कि जो औद्योगिक हैं, श्रमिक हैं और किसान हैं, इनके संगठनों में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का इन्होंने जो वर्ल्ड इंडियन सोशल फोरम है उसने जो है कड़ा विरोध किया है। और कुछ जो वनस्पतियाँ हैं, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण नीम है। तो इसको क्या किया था, यूरोपीय फर्मों ने जो है पेटेंट कराने का प्रयास किया, तो इसका भी विरोध इस मंच पर हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर था वैश्वीकरण, और इसमें से जो हमने हाईलाइट किया है वो सब इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में देती हूँ तो वो सभी एनालिसिस करके देती हूँ, यानी कि वो कभी ना कभी बार बार करके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं TGT PGT के उसमें पूछे गए हैं, तो वहाँ से उठा करके मैं लाती हूँ कि जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में देती हूँ। और उसके अलावा भी जो है पूरी थ्योरी वहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ विद जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसके थ्रू। तो आप यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, और प्लस ये PDF आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और जो लोग भी हमें फॉलो कर रहे हैं तो अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, क्योंकि आजकल वीडियो का अपलोड होने का, पब्लिश होने का कोई टाइम मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा है। मैं क्वेश्चन को एनालिसिस करती हूँ, काफ़ी जो है ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए, तो जब भी कर पाती हूँ, टाइम बहुत लगता है इसमें, जब प्रिपरेशन हो जाती है तब मैं देने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है देर से दूँ पर दुरुस्त दूँ, थोड़ा कंटेंट लेट पहुँचे आपके पास, लेकिन 4-6 घंटे 10 घंटे बाद में पहुँचे, लेकिन जो भी कंटेंट पहुँचे अच्छा पहुँचे। इस चक्कर में वीडियो हमारी आजकल लेट हो रही हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और आप फिर जो है उस कंटेंट को अवेल कर पाएंगे, उससे फ़ायदा भी ले पाएंगे निश्चित रूप में, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके ये सारी वीडियोस देती हूँ। चलिए, आज का NCERT आज से यहीं पर हम फिर कुछ दिनों के लिए रोकेंगे, और MP वर्ग 1 का जैसे पेपर हो जाता है तो फिर इसको हम इस सीरीज को शुरू करेंगे कि जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, क्योंकि NCERT तो रामायण और महाभारत है, इसके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।